आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में होंगे, खासकर विद्यार्थी। आप लोगों के लिए ही सरकार और विश्वविद्यालय ने विशेष व्यवस्था की है। तो आज हम अध्ययन करेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि एक शासन अर्थात पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे नेशन के लिए एक ही सरकार काम करेगी। एक सरकार अर्थात सरकार के 3 अंग। पहला व्यवस्थापिका, एक व्यवस्थापिका पूरे नेशन के लिए, एक कार्यपालिका 1 एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी, एक न्यायपालिका। अर्थात पूरे देश का शासन एक ही शासन तंत्र से, कहीं भी जहां भी एक ही सरकार होगी उसके द्वारा पूरे देश का शासन संचालित होगा। इसे कहते हैं एकात्मक शासन। इसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा था संघात्मक। संघात्मक शासन में जितने भी प्रदेश हैं, प्रांत हैं या स्टेट कहिए, उनका अपना अलग अलग शासन होता है और केंद्र का एक। पर एकात्मक शासन में सिर्फ इकहरा शासन, एक ही शासन की व्यवस्था होती है। इन्हें परिभाषाओं में देखा जाए तो विलोबी का कहना था। विलोबी इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एकात्मक शासन में सारी शक्तियां केंद्र में समाहित होती हैं। सारी शक्तियां, जितना पावर है प्रशासन करने का, वो केंद्र में समाहित होगा और केंद्र अपने हिसाब से, अपनी सोच से प्रांतों को, स्टेट्स को जितनी शक्तियां प्रदत्त करना चाहे प्रदत्त कर सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मेन केंद्रीय सरकार है उस पर ये डिपेंड करेगा कि वह अपने प्रदेशों में, अपने स्थानीय सरकारों में कितनी शक्तियां देंगे। स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार पर ही आश्रित होती हैं, वह उन्हीं की शक्तियों, दी हुई शक्तियों को संपादित करती हैं। तो बहुत सारे विचारकों ने सबका जीस्ट यही निकलता है एकात्मक शासन में कि केंद्र की सरकार ही सर्वे सर्वा होती है, केंद्र के सरकार के पास ही संप्रभुता, सोवरेंटी होती है और प्रांत की सरकारें केंद्र की सरकार पर ही डिपेंड करती हैं। अब हम देखें एकात्मक संविधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एकात्मक संविधान। इसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि विश्व के किन किन देशों में, प्रमुख देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है। वह ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जापान में है, इटली, जर्मनी और चीन। ये सब शक्तिशाली राष्ट्र हैं, यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। वैसे एकात्मक शासन व्यवस्था के जो विचार थे, जो आइडिया थे, उसका मेन कारण यह था कि जो राष्ट्र भौगोलिक दृष्टि से छोटे हैं, जिनकी सीमाएं संकुचित है, छोटा सा ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पर एकात्मक शासन बहुत अच्छे ढंग से, कारगर ढंग से कार्य करता है। क्योंकि एकात्मक शासन में खर्चा कम होता है, एक ही सरकार चलती है और चूंकि उनका क्षेत्रफल बहुत छोटा है, बहुत कम क्षेत्रफल है, तो एक सरकार आसानी से पूरा प्रशासन देश का, नेशन का चला सकती है। ग्रेट ब्रिटेन को हम देखें अगर ज्योग्राफिकल दृष्टि से तो बहुत ही छोटा है, उसका ज्योग्राफिकल दृष्टि से उसका क्षेत्रफल छोटा है। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सभी छोटे छोटे राज्य हैं जहां पर एकात्मक शासन देखने को मिलता है। तो अब हम आते हैं विशेषताएं। विशेषताओं में पहली विशेषता है शक्तियों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का केंद्रीकरण, ये इसकी पहली विशेषता है। एकात्मक शासन में सरकार के तीनों अंगों की शक्तियां, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर और लेजिस्लेटिव पावर, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। अगर कोई भी कानून बनाएगा, चाहे वह किसी प्रांत विशेष के लिए हो, पूरे देश के कानून बनाने की शक्ति केवल व्यवस्थापिका के पास होगी। केवल लेजिस्लेटिव ही पूरे देश का कानून बनाएगा। कार्यपालिका पूरे देश में कोई भी कार्य, कोई भी व्यवस्था लागू करनी है, इम्प्लीमेंटेशन का कार्य, क्रियान्वयन का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाएगा। कोई भी अन्य कोई शक्ति इस कार्य को नहीं करेगी। जुडिशरी भी सेंट्रलाइज होगी, शासन के निर्णय की, न्याय देने की शक्ति भी शासन के केंद्र के पास होगी। यहाँ तक कि फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, वैदेशिक नीति, विदेश नीति, गृह नीति और आयात, निर्यात, व्यापार, मित्रता, समझौता, जो भी कार्य होंगे वह केवल केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यहाँ पर किसी भी प्रकार से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी वे में, अथॉरिटी देकर के कानूनी वैधता के आधार पर नहीं किया जाएगा। केंद्रीय
आवश्यकता समझती है तो अपने हिसाब से स्थानीय सरकारों को कुछ अधिकार दे देती है। उतने ही अधिकारों का प्रयोग वो सरकारें करती हैं और किसी प्रकार का वह कोई लीगल अधिकार प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर सकती है। दूसरी विशेषता है प्रभुसत्ता केंद्रीय सरकार के पास। सॉवरेंटी इज इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सॉवरेंटी जो है, संप्रभुता, वो केंद्रीय सरकार के पास है। सारी की सारी संप्रभुता मतलब आज्ञा देने का अधिकार, उसकी आज्ञाएं कानून है, क्या सही है, यहाँ तक कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के अधिकारों में परिवर्तन, राज्यों की व्यवस्थाओं में परिवर्तन, कोई भी अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और उसके निर्णय अंतिम और मान्य होंगे, सभी लोग उसको मानेंगे। तो संप्रभुता, सॉवरेंटी इस डिपेंड जो रहती है वह केंद्रीय सरकार में रहती है। ये एकात्मक शासन की बहुत बड़ी विशेषता है। तीसरी विशेषता हम देखेंगे एकल नागरिकता। अभी हमने संघात्मक शासन में देखा कि दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार। हर राज्य में रहने वाला नागरिक अपने राज्य का पहले नागरिक होगा और दूसरा फिर वो अपने नेशन का, अपने राष्ट्र का नागरिक होगा। पर एकात्मक सरकार में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां पर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, दे ऑल सिटीजन आर हैविंग वन सिटीजनशिप। केवल एक ही नागरिकता होगी, वह भी नेशनल सिटीजनशिप होगी, नागरिकता उस राष्ट्र की होगी। अगर वो ग्रेट ब्रिटेन में है तो वह ब्रिटेन का नागरिक है, अगर वो फ्रांस में है तो वो फ्रांस का नागरिक है, और अगर वो इटली में है तो इटली का नागरिक है। उसे दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। यह एकात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी विशेषता है, जिससे राष्ट्र में राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म बढ़ती है, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है और राष्ट्रीय एकता को संबल मिलता है। नेक्स्ट है, तीसरा है इकारा शासन। इकारा शासन अर्थात एक ही शासन होगा, शासन का रिपीटिशन नहीं होगा कि राज्यों का अपना अलग शासन, केंद्र का अपना अलग शासन, डबल गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं बनेगी। एक ही कार्यपालिका है, एक ही व्यवस्थापिका है, एक ही न्यायपालिका है और एक ही प्रकार से प्रशासन चलेगा। राज्यों में किसी प्रकार का अलग से कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो इकाई शासन होने में रूल एंड रेगुलेशन, नीति निर्माण में, ऑर्डर देने में, समन्वय करने में बहुत ही आसानी होती है, बहुत सरल तरीके से, बहुत ही स्मूथली, और कार्य बहुत तेजी से होता है। किसी प्रकार का विरोध, किसी प्रकार का विवाद और आपसी शक्तियों में तानातानी या एक प्रकार से कॉम्प्लिकेशन समाप्त हो जाता है। एकहरा शासन, एकात्मक शासन इसलिए बहुत ही उचित और अच्छा शासन है। फिर है लिखित न्यायानुसार। एकात्मक शासन की एक विशेषता है कि इसमें ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है, इसमें ऐसी कोई विवशता नहीं है, जैसे कि हमने देखा था संघात्मक शासन में। संघात्मक शासन में संविधान लिखित ही होना चाहिए, क्योंकि संघात्मक शासन एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संधि है, इसलिए वहां पर संविधान लिखित होना चाहिए। शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य का स्पष्ट लिखकर होना चाहिए, जिससे कभी भी कोई विवाद न हो। एकात्मक शासन में राज्यों का ऐसा कोई रोल नहीं है, प्रदेशों का, प्रांतों का। उनको जितना केंद्र ने दे दिया उसमें ही उन्हें संतुष्ट रहना है। इसलिए एकात्मक शासन में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान या तो लिखित हो या अलिखित, इससे उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। तो एकात्मक शासन का संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, पूरे विश्व में एक ऐसा संविधान है जो कि अलिखित है। अब हम देखेंगे एकात्मक शासन के गुण, मेरिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। पहला है राष्ट्रीय एकता। मैंने पहले ही बताया था, नेशनल यूनिटी। एकात्मक शासन में चूंकि शासन एक ही जगह से होता है, राज्यों में किसी प्रकार की भावना नहीं होती है कि हम एक अलग अंग हैं, हमने जुड़ करके राष्ट्र को बनाया है। तो वहां पर पूरे की पूरे जितने भी राष्ट्र के प्रांत हैं, स्टेट्स हैं, उन सब में पूरी भावना नेशनैलिटी की रहती है, राष्ट्रीय एकता की रहती है। तो राष्ट्रीयता की कठोर भावना होती है, देश के लिए मरना, देश के लिए जीना और देश के लिए ही कार्य करना। देश के खिलाफ किसी प्रकार की कोई विचारधारा नहीं होती है और राष्ट्र के कानून को सबसे बड़ा कानून मानते हैं और अपने से भी आगे राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं। जब वहां के नागरिकों में ऐसी भावना होगी राष्ट्रीयता की, तो बिल्कुल नेचुरल है कि वह राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र शक्ति संपन्न होगा और राष्ट्र विकास करेगा, क्योंकि राष्ट्र के खिलाफ वहां पर जनता सोच भी नहीं सकती।
दूसरा उसका मेरिट्स गुण है संकट काल के लिए उपयुक्त। चूंकि एक ही सरकार है, पूरे देश में एक ही सरकार कानून करती है, तो इमरजेंसी के समय, संकट काल के समय बाह्य आक्रमण हुआ या आंतरिक अशांति हुई या अन्य किसी प्रकार का भी संकट काल का व्यवस्था हुई, ऐसे में केंद्र की सरकार इमीडिएट प्रशासन में परिवर्तन ला सकती है, नए आदेश, नए कानून पारित कर सकती है और पूरा देश उनके कानूनों के आधार पर वैसे भी चलता है और संकट काल में उनके ऊपर प्रशासन करना बहुत आसान होता है, त्वरित गति से निर्णय होता है, त्वरित गति से प्रशासन होता है और पूरा देश जो है संकट काल को बहुत अच्छे ढंग से स्मूथली निकाल देता है। जबकि हम देखते हैं संघात्मक शासन में केंद्र की अलग सरकार, राज्यों की अलग सरकार। संकट काल के समय सबसे पहले राज्यों की सरकार के लिए संसद में संकट काल के लिए एक बिल पास किया जाता है और उसमें स्वीकृति लेनी पड़ती है संसद के दोनों सदनों की, और तब जाकर के राज्यों की शक्ति को हस्तगत करते हैं और केंद्र का शासन पूरे देश में व्याप्त होता है। तो इसमें थोड़ा लंबा समय लगता है। तो संकट काल के लिए यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन, श्रेष्ठ शासन माना जाता है। तीसरा है दक्ष एवं कार्यकुशल प्रशासन, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रशासन में मतभेद नहीं होता है और केंद्र में बैठे हुए शासन के अधिकारियों को, शासन के लोगों को, नेताओं को यह मालूम है कि पूरे देश का शासन उनके कंधों पर है और उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा, इसलिए वो निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं और वे लोग कार्य करते हुए बहुत दक्ष होते हैं। दे आर वेरी एक्सपर्ट और इनके एक्सपर्टीज के कारण जो निर्णय लिए जाते हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उससे देश का विकास होता है और देश जो है स्ट्रॉन्ग बनता है, मजबूत बनता है। फिर है लचीला शासन। केंद्रीय शासन है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, एकात्मक शासन है, एक ही शासन है, समय और क्योंकि सरकार दोहरी सरकार नहीं है तो शासन अपने आप परिवर्तन आसानी से ले लेता है, अमेंडमेंट आसानी से हो जाते हैं, नए निर्णय आसानी से इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, किसी प्रकार का कोई हर्डल राज्यों की तरफ से नहीं आता, क्योंकि राज्य जो है उनको वही शक्तियां दी जाती हैं जो केंद्र दे रहा है, वह सिर्फ उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और किसी प्रकार की स्वतंत्रता का या मांग या डिमांड नहीं कर सकते। तो बहुत ही लचीला, फ्लेक्सिबल प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आसानी से कभी भी किसी भी परिस्थितियों में अपने को मोल्ड करके अपनी व्यवस्था को बना लेता है। नेक्स्ट है शक्तिशाली शासन। बिल्कुल सही बात है। अगर हम कहते हैं, हमने सुना है, खुली तो मुट्ठी खाक की और बंदी तो मुट्ठी लाख की, अर्थात जब हम यूनिट होंगे, हम यूनाइट होंगे, एक साथ बंधेंगे तो हम शक्तिशाली होंगे, ये हमें मालूम है। तो ठीक उसी प्रकार जब पूरा प्रशासन राष्ट्र का सिर्फ एक केंद्र में समाहित होता है तो केंद्रीय प्रशासन शक्तिशाली होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कठोर होता है और उसके द्वारा लिए गए निर्णय भी सशक्त होते हैं। तो शक्तिशाली राष्ट्र की पहचान है यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन। नेक्स्ट है सरल शासन। अब शासन इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी इजी। अगर हमने सिर्फ एक ही शासन है, संघात्मक शासन की तरह केंद्र का शासन अलग, राज्यों का शासन अलग अलग, हमें समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। पर इसमें केवल एक ही शासन है केंद्र में। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में हमने देखा है कि आज के युग में लोकतंत्र का युग है, पूरे विश्व में राजतंत्र का सूर्य अस्त हो गया, पर इंग्लैंड में आज भी राजतंत्र है। इंग्लैंड के लोगों को राजा से बहुत प्रेम है, बहुत उनके प्रति श्रद्धा है और उनका ये मानना है कि अगर हमारा किंग बकिंगम पैलेस में सो रहा है तो हम सुरक्षित हैं। दे ऑल थिंक लाइक, उनको अपनी परंपराओं और रूढ़ियों से बहुत प्यार है इंग्लैंड का। और सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड का शासन अलिखित है, उसके बावजूद भी वह वहां की जनता को कंठस्थ है। कोई भी सरकार किसी भी दल की आए वह इंग्लैंड के संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर सकती, जबकि संविधान अलिखित है। वहाँ के लोग इतने ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हैं, राजनीतिक रूप से जागरूक हैं। तो इंग्लैंड में अगर हम देखें तो एक ही सरकार है, जो मैंने बताया, सरल लचीला सरल शासन। केंद्र में जो प्रधान है वह है राजा, उसके बाद जो जनता का प्रतिनिधि है वह है प्रधानमंत्री, और उसके बाद हम देखते हैं हाउस ऑफ व्यवस्थापिका में हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन, और उसके बाद 9 लॉ लॉर्ड्स जो है वो न्यायपालिका है। इसके बाद हमें किसी भी राज्य की किसी प्रकार की व्यवस्था को नहीं देखना है, तो बहुत ही इजीली हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की संरचना को, स्ट्रक्चर को अगर हम देख लेंगे तो हम आसानी से समझ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सरल शासन प्रक्रिया है। उसके बाद है मितव्ययी शासन। ये बिल्कुल ज्ञान है और हम जान ही सकते हैं, मितव्ययी होगा मतलब कम खर्चे वाला, एक्सपेंडिचर बहुत लेस है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक शासन है।
हर राज्यों का, हर स्टेट का, हर प्रदेश का अलग अलग शासन नहीं है। केवल एक शासन होता है, एक चुनाव होता है, एक ही पदाधिकारी एक ही केंद्र में बनते हैं। तो शासन में होने वाले खर्चे बहुत कम होते हैं, ना उन्हें इलेक्शन में डबल खर्चा करना पड़ता है, और ना ही पदाधिकारियों में, ना ही मंत्रियों में, ना ही कैबिनेट में। तो शासन में बहुत कम खर्चा होता है, मितव्ययी शासन व्यवस्था है। उसके बाद है छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त। मैंने पहले ही बोला था, जैसे कि कम लोग रहेंगे, छोटे व्यवस्था है, तो सेंट्रल में बैठी हुई सरकार पूरे देश को देख सकती है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से बहुत छोटा है। उनके द्वारा दिए गए आदेश, उनके द्वारा किए गए कार्य देश के कोने कोने तक पहुंच सकता है, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। वहां के लोगों की स्थानीय आवश्यकताएं भी केंद्र तक पहुंच जाती हैं, और वहां पे द्वारा प्रशासन बहुत अच्छे से स्मूथली संचालित होता है। तो छोटे राज्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त शासन व्यवस्था है। नाइन्थ है शासन की एकता। शासन में यूनिटी होती है, किसी प्रकार का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तनातानी नहीं होती है, किसी प्रकार का हर्डल्स नहीं होती है, किसी प्रकार के शासन को लेकर विवाद नहीं होती है। तो शासन जो है बहुत ही आराम से एकता के साथ जो डिसीजन होता है वो पूरा देश मानता है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। मतभेदों का अभाव, चूंकि दो सरकारें नहीं है, स्टेट्स की अपनी कोई सरकार नहीं है, स्टेट उसी में खुश है कि केंद्र ने जो हमें शक्ति दी है हम उसका उपभोग कर लेते हैं। तो किसी प्रकार का आपसी मतभेद नहीं होता है। केंद्र सरकार सर्वे सर्वा है, उसके निर्णयों को, उसके आदेशों को पूरा राष्ट्र मानता है। किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन या किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। नेक्स्ट है मजबूत और अंतरराष्ट्रीय संबंध। चूंकि केंद्र की सरकार को ही इंटरनेशनल रिलेशन स्थापित करने हैं, विदेश नीति बनानी है, लेन देन, आदान प्रदान, संधि, शांति, समझौता, व्यापार, आयात निर्यात, सारे कार्य केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और उसके द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। राज्यों की सरकार को किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संबंध भी बहुत मजबूती से स्थापित होते हैं। जैसा केंद्र सरकार चाहती है उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पॉलिसी बनती है। उत्तरदायी सरकार, अब इसमें यह है क्योंकि एक ही सरकार है, एक ही सरकार है, तो सरकार को यह मालूम है अगर वो सक्सेसफुल हुई तो उसके ताज उन्हें ही पहनना है, और वो अगर असफल हुई तो उसका उत्तरदायित्व, उसका दोषारोपण भी उन्हीं के सिर को जाना है। इसलिए अपने हर कर्तव्य के लिए, अपने हर कानून, अपने हर कार्य, अपने हर डिसीजन के लिए सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार रहती है। इसलिए वह एक उत्तरदायी सरकार है कि वह अपनी विफलता, वह अपनी असफलता, अपने अनसक्सेसफुल कार्यों को किसी के ऊपर नहीं मर सकती। अच्छाई को, सक्सेस को, विकास को, उन्नति को अपने सिर पर रखती है। अभी कोविड-19 फैला हुआ है तो ब्रिटेन में हम देखते हैं, ब्रिटेन हो, इटली हो, फ्रांस हो, वहां के प्रधानमंत्रियों ने कहा कि हम लोग असफल रहे अपने देश में इस महामारी को बचाने के लिए, हमारे बहुत सारे नागरिकों का अंत हो गया, काल के ग्रास हो गए। तो इस प्रकार विफलता कि हम कहाँ विफल हुए, सरकार इस पे किसी प्रकार का अपना उत्तरदायित्व को किसी और के ऊपर नहीं फेंक सकती है। तो ये है यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन के गुण, मेरिट्स ऑफ एकात्मक शासन। इसके बाद एकात्मक शासन के दोष। एकात्मक शासन के दोष, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स के डिमेरिट्स। डिमेरिट्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दोष, पहला, निरंकुश सरकार, डिक्टेटर गवर्नमेंट होने की संभावनाएं बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हमें देखते हैं कि एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्तियां जो है वो केंद्र के पास होती हैं और बिना किसी नियंत्रण के उनके ऊपर नियंत्रण लगाने वाला, अंकुश लगाने वाला कोई भी ऐसी व्यवस्था, ऐसी संस्था नहीं होती। तीनों अंग मिलकर के अपनी मनमानी कर सकते हैं, प्रशासन को अपने हाथ में लेकर के डिक्टेटर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। अगर वहां का प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल है और बहुत ही डोमिनेटिंग है तो हो सकता है कि वो पूरे प्रशासन को होल्ड करके सारा प्रशासन अपने हाथ में ले, निरंकुश सरकार बन जाए, जैसा कि इटली में हो चुका है, मुसोलिनी डिक्टेटरशिप पैदा हुई थी। तो एकात्मक शासन का भय हमेशा बना रहता है कि प्रशासन में निरंकुशता, प्रशासन न हो जाए, डिक्टेटरशिप न हो जाए और लोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो सकती है। ये इसका एक बहुत बड़ा दुर्गुण है या उसके दोष है। फिर है राज्य सरकार एवं नागरिकों की स्वतंत्रता का
वायलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सिटीजन ऑफ द स्टेट, उनकी लिबर्टी का, उनकी स्वतंत्रता का। न तो राज्यों की सरकारों को कोई स्वतंत्रता मिलती है और न ही नागरिकों को, उनकी कोई चॉइस नहीं रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आदेश दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो निर्णय ले लिया, केंद्र सरकार ने जो एक बार कह दिया, वो मानने के लिए आप लोग विवश हैं, क्योंकि राज्यों के सरकारों के पास किसी प्रकार की अपनी कोई स्वतंत्रता, शक्ति, अधिकार और अथॉरिटी नहीं होती है। केंद्र सरकार अपनी इच्छा से जितना उन्हें देना चाहेगी वो देगी और उतना ही करना है। इस प्रकार लोगों का कहना है कि वायलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स लिबर्टी, यूनिटरी गवर्नमेंट में जो एकात्मक शासन है उसमें इसका भी भय बना रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। तीसरा दोष है कार्य की अधिकता, बट नेचुरल, एक ही सरकार है, गांव से लेकर के, गली से लेकर के, मोहल्ले से लेकर के सबके लिए कार्य करना, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो, चाहे वो न्यायिक कार्य हो और चाहे वह इम्प्लीमेंटेशन का कार्यपालिका संबंधी कार्य हो, केंद्र सरकार को ही करना है। तो केंद्र सरकार के पास कार्यों का लबादा लग जाता है, बोझ हो जाता है और सरकार समय पर भी काम नहीं कर सकती, कार्यों में विलंब होता है, बहुत सारे काम होने के कारण कार्यों में त्रुटि हो सकती है। तो केंद्र सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट की एक और दोष है कि कार्यों की अधिकता, केंद्र सरकार के पास कार्यों का अंबार लगा रहता है जिसको करने में उसे बहुत टाइम लगता है और हो सकता है कई बार परेशानी उपस्थित होती है। चौथा है स्थानीय समस्याओं के समाधान में असफलता, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार कितनी भी तत्परता क्यों न दिखाए, कितनी भी एफिशिएंसी क्यों न दिखाए, पर अक्सर देखा गया है कि स्थानीय समस्या आप सब जानते हैं, कभी भी कोई समस्या दरवाजा खटखटा करके बोल करके नहीं आती है, तभी तो उसे हम समस्या कहते हैं। समस्याएं जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं अचानक आती हैं, और जब अचानक प्रॉब्लम आएंगी किसी गांव में, बहुत सुदूर देश में जो कि केंद्र से बहुत दूर है, तो उनकी समस्याओं को सुलझाने में, उनकी समस्याएं जब तक केंद्र में पहुंचेंगी, केंद्र से उस पर विचार होके, उसका निदान होके वहां तक आएगा, तब तक समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि इसका दोष है कि स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में ये असफल रहती है। फिर है बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त, बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। बड़े राज्यों के लिए बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते। जैसे मैंने इसके पिछले सत्र में आपको बताया था कि अगर किसी की क्लास में 200, 250, 300 बच्चे हैं तो एक साथ एक क्लास में नहीं पढ़ा सकती। एक टीचर, एक प्राध्यापक सभी बच्चों पर अपने विचारों को पहुंचा सके, सब बच्चों से इंटरेक्शन कर सके, सब बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी कर सके, यह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक अच्छे व्यवस्था को बनाने के लिए सेक्शन बना दिए जाते हैं 2 या 3, जिससे हर बच्चा जो है अपने प्राध्यापक के साथ इंटरेक्शन कर सके, वार्तालाप कर सके और उसकी बात, उसकी आवाज, उसकी विचार क्लास के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे। ठीक उसी प्रकार बहुत अधिक भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होगा तो केंद्र में बैठी सरकार कभी भी उसे संपन्न नहीं कर सकेगी। मुझे याद है कि जब चंद्रगुप्त बहुत सारा शक्तिशाली शासक बन जाता है, अपना साम्राज्य बहुत फैला लेता है, तो हमेशा किसी न किसी कोने से विद्रोह होने लगता है और वह विद्रोह को दबाने के लिए फिर उसे अपनी सेना वहां भेजनी पड़ती है। परेशान हो जाता है तो वो अपने गुरु चाणक्य के पास जाता है और चाणक्य से पूछता है कि बताइए आप मुझे कि ऐसा हो क्यों रहा है, मेरे साम्राज्य में कभी सर्वत्र शांति नहीं रहती, कभी कहीं ना कहीं विद्रोह व्यवस्था होती है, क्या किया जाए। तो वो उसको बोलते हैं एक चमड़ा ला के दो, सूखा चमड़ा बहुत बड़ा सा, और जब वो बोलते हैं अब तुम बीच में खड़े हो जाओ, जब वो बीच में खड़ा होता है तो एक कोना उठ जाता है, बोलता है उसको दबाओ, फिर जब वो वहां जाता है तो तीसरा कोना उठ जाता है। इस एग्जाम्पल से वो बताते हैं कि जब हमारा साम्राज्य हमारी नियंत्रण सीमा रेखा से बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो कभी भी शांत नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी और समस्याएं विद्रोह और क्रांति की जननी है। इसलिए मैं ये बताना चाहूंगी कि बड़े राज्यों के लिए इकहरा शासन कभी भी एकात्मक शासन उचित और सही नहीं होगा। लोकतंत्र के विरुद्ध है। एकात्मक शासन में एक प्रकार से कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप की व्यवस्था आती है। केंद्र ने जो कहा वही आपको करना है, राज्यों की कार्यपालिकाओं को, राज्यों के सरकार को कुछ और सोचना है, कुछ और करना है, पर वो विवश है। तो कहा जाता है कि लोकतंत्र उतना अच्छा नहीं है, पर मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी कि इंग्लैंड में एकात्मक शासन है पर इंग्लैंड में विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र है। तो ये इसका एक अलग बात है कि ऐसी जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र की अनदेखी की जाए। अगर शासन अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, तो
जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र जो है के विरुद्ध होगा। लोकतंत्र वहां पे जनता बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अवेयर है, इसलिए कोई भी प्रशासन उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। लोक आस्थाओं के विरुद्ध कहा जाता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन लोक आस्थाओं के विरुद्ध होता है। लोगों की आस्थाओं और विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। उन्हें लगता है जो भी करना है केंद्र की सरकार को करना है, हमारी बातों को तो समझेगा नहीं, हमारी बातों को तो सुनेंगे नहीं, हमारे प्रांत में, हमारे शहर में, हमारे जिले की बातों को वहां तक पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर ये भी आलोचना उतनी सही नहीं लगती है। फिर है संकट काल जनता के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाती है। जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह जनता के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाती है। पूरे देश में सरकार अपनी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को समझे, उनके सुख दुख में साथ हो, ऐसा नहीं हो पाता है। जबकि हम देखें संघात्मक शासन में छोटी से छोटी समस्याएं किसी भी प्रांत, किसी भी गांव, किसी की कस्बे में अगर होती है तो वहां की सरकार इमीडिएट तत्पर कदम उठा करके सब कार्य को करती है। भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, भूखमरी हो जाए, और फिर बाद में केंद्र सरकार उसको रिलीफ फंड देती है, पर तब तक राज्य सरकारें इस सब काम को कर लेती है। अभी मैं आज फिर बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ प्रशासन ने, यहाँ पर संघात्मक शासन है, अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए हमारे देश की, हमारे प्रांत की सरकार ने सभी राज्य जो जिले हैं उनको 25-25 लाख रुपए कोरोना की तैयारी के लिए, उससे लड़ने के लिए सैंक्शन कर दिया इमीडिएट। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार में इस बात की अनदेखी होती है, भावनात्मक रूप से सरकार जनता के साथ नहीं जुड़ पाती है, और जनता को भी ऐसा लगता है कि हम कहीं न कहीं नेग्लेक्ट हो रहे हैं। जब ये प्रांतीय सरकारों को उतना भाव नहीं दे रही है तो हमें किस प्रकार का भाव देगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार समझ में आ गई होगी, और अब भी जो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकारों के प्रकार, मेन जो 4 प्रकार थे, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक, ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम अगले चैप्टर, नए सत्र के नए चैप्टर के रूप में शुरू करेंगे। धन्यवाद।